मेरे नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे क्वांट फंड्स की। एग्जैक्टली क्वांट फंड्स होते क्या हैं, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं इस कैटेगरी में, इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, एडवांटेजेस, रिस्क, लिमिटेशंस क्या है, हर पर्सपेक्टिव से समझेंगे। लेकिन पहले बताइए मृन, ये एग्जैक्टली होते क्या हैं? नमस्ते दीपाली। सबसे पहले अगर हम क्वांट फंड्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक्चुअली पार्ट एक्टिव और पार्ट पैसिव फंड्स होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पैसिव फंड्स वो इंडेक्स फंड्स होते हैं या ईटीएफ्स होते हैं, जिसमें फंड मैनेजर बेसिकली मिरर्स द इंडेक्स। अब क्वांट फंड में क्या होता है कि एक मतलब एल्गोरिथम्स, बहुत सारे डेटा के ऊपर बेसिस पर, और जो डेटा होता है वो वैल्यूएशन का डेटा, क्वालिटी, लिक्विडिटी, यील्ड्स, इन सब चीजों को नजर में रखते हुए ये लोग बहुत सारा डेटा रन करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर, उसके एनालिसिस के ऊपर एक मॉडल क्रिएट करते हैं, एक जिसके ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये है क्वांट बेस्ड स्ट्रेटजी, जिसमें यस फंड मैनेजर को ये मॉडल बनाना है और फिर उसके बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, अच्छा एक चीज और बताइए फिर कि इनमें इन्वेस्ट कौन से कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने चाहिए, एडवांटेजेस या फिर रिस्क क्या है इस कैटेगरी में? देखिए, इसमें एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि इसमें जो बायस है कि कभी कभी हमारा जो पर्सनल बायस होता है कि या हमारा जो पर्सनल व्यू होता है वो नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि ये क्वांट बेस्ड मॉडल जो होता है ये बिल्कुल एल्गोरिथम के ऊपर रिलाई करता है, एंड हेंस जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं डिसीजन मेकिंग में, ये इसको बिल्कुल एलिमिनेट करता है। दूसरा क्या है कि सिंस ये जो क्वांट स्ट्रेटजीज होती हैं ये बहुत एक रिगरस प्रोसेस फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन डेटा, एंड हेंस दे कैन आल्सो अडेप्ट टू द चेंजिंग मार्केट्स, राइट। नाउ इसमें रिस्क ये हो सकता है कि मतलब कंटिन्यूअसली आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये सही मॉडल है या नहीं, एंड ऑफ कोर्स फंड मैनेजर को पूरा कंट्रोल नहीं होता है स्ट्रैटेजी के ऊपर। जैसे अगर हम एक्टिवली बेस्ड फंड में देखेंगे तो इसमें फंड मैनेजर के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। दूसरा क्या है कि जो जब मॉडल बनाते हैं ना, तो जो उस समय बहुत जरूरी है कि ये मॉडल सही बने, राइट। और एक और बात फाइनल ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये मॉडल बहुत पॉपुलर हो जाता है तो इसका जो मतलब इसका जो वो एक चीज होती है कि मतलब अगर बहुत लोग ये सेम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर द मॉडल बेसिकली लूजेस इट्स एज। ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। एक्चुअली आई रियली फील कि जो इन्वेस्टर्स थोड़े एडवांस्ड इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को ऐसी स्ट्रैटेजीज देखनी चाहिए। आई फील कि जो मतलब शुरुआत कर रहे हैं या अभी ही 3-4 साल पहले ही शुरू किया है, आई डोंट फील कि उन इन्वेस्टर्स को ये स्ट्रैटेजी अभी देखनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई क्वांट फंड्स के बारे में और एग्जैक्टली ये कौन सी कैटेगरी होती है, किस तरीके के यहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, तमाम बारीकी आपको समझाई हैं। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। और पहले व्यूअर रमेश कुमावत राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्ते, बताइए अपना सवाल। मैम, मैंने जो आपको पोर्टफोलियो भेजा है जी, इसके बारे में बताएं मुझे। इसमें से मैंने ये फंड जो ले रखे हैं। हेलो, ओके, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। सिर्फ आप ये बताइए कि आप जानना क्या चाहते हैं इस पोर्टफोलियो रिलेटेड। ऑफ कोर्स जो फंड्स आपने चुने हैं उनको लेकर तो आप रिव्यू करना ही चाहते होंगे, बट उसके अलावा कोई और सवाल है आपका? नहीं, बस मैम इसी में से किसमें कंटिन्यू करना है, किसमें चेंज करना है, ये बताइए जरा मुझे। ओके, पूछ लेते हैं। पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप 4000 पर मंथ 2000 ईच डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से 8 फंड्स इनके पास जहां पर 2000 ईच डाल रहे हैं। आईसीसी प्रू फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी फोकस 30, यूटीआई लार्ज कैप, यूटीआई मिड कैप, एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट, ये फंड्स इनके पास, जहां पर फंड कैटेगरीज भी ओवरलैप कर रही हैं और फंड हाउसेस भी। 7 लाख की इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है। टोटल एसआईपी 18,000 और 15 साल में 1 करोड़, 20 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। बताइए।
तो सबसे पहले एक करोड़ रुपए जो अभी है वो 15 साल के बाद करीब 2.5 करोड़ हो जाएगा, और जो 2 करोड़ रुपए है वो 20 साल के बाद करीब 6.5 करोड़ हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए इन दोनों गोल्स को मीट करने के लिए करीब आपको महीने में 1 लाख रुपए का निवेश करना है। अब दीपाली ने भी बोला कि, और सही बोला कि पोर्टफोलियो में बहुत ओवरलैप है, क्योंकि ज्यादातर आपके पास दो फंड हाउसेस की स्कीम्स हैं। तो अगर हम देखते हैं ना, जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल यूटीआई एंड महिंद्रा मनु में आपका 29% ओवरलैप है, और बिटवीन आईसीआईसीआई एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप आपका 30% ओवरलैप है। इसका मतलब ये है कि 30% ऑफ द पोर्टफोलियो दोनों फंड्स के सेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने मिड कैप फंड्स को भी देख रहे हैं, जैसे यूटीआई और एचडीएफसी, इसमें भी करीब 25% का ओवरलैप है। और अगर हम देखते हैं तो यूटीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप में 38% का ओवरलैप है। तो बेसिकली आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है इस पोर्टफोलियो में। और मैं ये सभी को बताना चाहूंगी, देखिए, डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द रिस्क, एंड ना ही हमें सब कैटेगरी लाइक लार्ज मिड स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई करना है, हमें फंड हाउसेस में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो आपका यूटीआई फ्लेक्सी कैप और ये महिंद्रा मनु लाइफ फ्लेक्सी कैप है, उसमें से आप निकलकर ये पूरा अमाउंट आप आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। फर्दर ऑल्सो जो सिप का अमाउंट आप कर रहे थे, ये आप आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। जो यूटीआई मिड कैप है वो आप एचडीएफसी मिड कैप में मूव कर दीजिए। व्हाट आई विल ऑल्सो से इज कि सिंस आपका होल्डिंग पीरियड इतना लॉन्ग टर्म के लिए है, I would certainly suggest कि एक स्मॉल कैप फंड लाइक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इंट्रोड्यूस कीजिए, जिसमें ये एसबीआई, पीएसयू, यूटीआई लार्ज कैप एंड एचडीएफसी फोकस्ड का जो अमाउंट है वो उसमें मूव कीजिए। बट एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको लार्ज कैप से स्मॉल कैप में जाने की सलाह दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको उसका रिस्क भी बता रही हूँ कि सर्टेनली स्मॉल कैप जो है वो बहुत वॉलेटाइल रहता है एंड बहुत उतार चढ़ाव बना रहता है। तो अगर आप ये जानकारी इसमें डालिए कि अच्छा हमें 15-20 साल के लिए डालना है, बट ऊपर नीचे होता रहेगा, बट हम बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, तो फिर आप लार्ज कैप में ही रहिए, फिर आप ये स्मॉल कैप में मत लीजिए। बट सिंस आपका गोल इतना है और जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो आपको इन्वेस्ट करना है उसमें इतना फर्क है, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप स्मॉल कैप में जाइए, बट ओनली इफ यू कैन टेक द रिस्क एंड द वॉलेटिलिटी। ओके, चलिए, तो ये आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है रमेश जी, आपके पोर्टफोलियो को लेकर, बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर रेकमेंड किए गए हैं। यूटीआई फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मनु लाइफ मल्टी कैप, यूटीआई मिड कैप, इनसे आप एग्जिट कीजिए। आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप में आप एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज कीजिए। बाकी रही आपके पोर्टफोलियो की बात, तो आपको एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें, उस हिसाब से आपको अपने एसआईपी एलोकेशन बढ़ाना रहेगा। 42,000 से 64,000 की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी, अगर हम इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखकर चलें। बात करते हैं अगले व्यूअर से, कुंदन है हमारे साथ झारखंड से। कुंदन, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं आज के डेट में मेरा 13,500 रुपया का पर महीना में मेरा डिपॉजिट है, जिसमें कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000, मेरा एसेट में मेरा 6,000, क्वांट स्मॉल में 5,000, क्वांट मिड कैप में 2,000, एक्सिस फोकस में 1,000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 2,000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड में मेरा 2,000 है और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 2,000 है। आज का रेट में मेरा बैलेंस 13 लाख का है। मुझे 3 साल में इसका कॉर्पस 50 लाख के आसपास चाहिए, तो इसमें से कौन सा फंड मेरा ठीक है, या किसी को अगर ऑफ करना है या किसी में एलोकेशन बढ़ाना है तो थोड़ा सजेशन दे दें। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। बताइए, आपने सुना इनका सवाल? इनके पास पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उनके नेम इन्होंने सजेस्ट कर दिए हैं ऑलरेडी, और 1,000 से लेकर 10,000 की इनके एसआईपी चल रही है। तो एलोकेशन अमाउंट में भी वेरिएशन है। टोटल 35,000 की एसआईपी हो गई है, 13 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 50 लाख का टारगेट है 3 इयर्स में। तो विद इन्फ्लेशन, विदाउट इन्फ्लेशन,
इस गोल को अचीव होने की पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है? तो पहले तो 3 साल के बाद ये जो 50 लाख है उसकी वैल्यू 60 लाख हो जाएगी, एंड इसके लिए आपको करीब महीने में 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं। बट आपके पास बस 3 साल हैं, और 3 साल बहुत सम कम होता है इक्विटीज में कुछ कहने के लिए, और मार्केट कहीं भी जा सकता है। आजकल ही हम देख रहे हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स काफी सारे आ रहे हैं, रुपये में बहुत वॉलेटिलिटी चल रही है। सो मैं एक्चुअली ये कहूंगी कि पहले तो आप ये सोचिए कि आप अगर इस पीरियड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 3 साल एक्चुअली बहुत कम समय है। आई डोंट नो अभी आप कितने साल से ये निवेश कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप मतलब सोच भी रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी है। तो मैं एक्चुअली रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। दूसरा, अगर आप अपने फंड्स को देखेंगे तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने एक थीमेटिक फंड में 10,000 डाले हैं और दूसरे फंड्स में कम डाले हैं, ये आपने किस बेसिस पर डिसाइड किए हैं। बट बहुत सारे, जब भी मैं आई हूँ शोज में, एंड आई एम श्योर दूसरे भी जो एक्सपर्ट्स आए हैं, उन्होंने हर समय ये ही बोला है कि थीमेटिक फंड्स इज नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि थीमेटिक फंड्स में क्या होता है कि वो थीम प्ले आउट होना चाहिए, और जो इसके बेस्ट स्टॉक्स होंगे इस थीम के, वो वैसे भी आपको ब्रॉड बेस्ड फंड्स में मिल जाएंगे। तो पहले तो आपको 9 फंड्स की जरूरत नहीं है। दूसरा, जैसे आपके पास ये कमोडिटीज फंड है, ये सब आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली मेरी ये राय है कि आपको सोचना है कि ये आपको इसमें इक्विटी में बने रहना है कि नहीं, क्योंकि 3 साल बहुत कम समय होता है। अगर आप 2-3 साल से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब उसके हिसाब से भी मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही कम समय है। और अगर आप इसमें बने रहेंगे तो सर्टेनली आई विल से कि बहुत इसको मॉनिटर कीजिए, और जब भी मार्केट अच्छे लेवल पर हो तो प्लीज निकाल कर इसको किसी सेफ जगह में रख लीजिए, बिकॉज आई फील कि आप ये अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं एक्चुअली। ओके, चलिए, तो आपको बताया गया है कि क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है। बदलाव डेफिनेटली आपको करने पड़ेंगे, काफी अग्रेसिव है। अच्छा, फिर आपके हिसाब से अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहें ये, या बदलाव करना चाहें, तो कुछ नेम्स आप सजेस्ट करेंगे? कौन कौन से फंड्स रखें ये पोर्टफोलियो में, और किस तरीके का नया पोर्टफोलियो इनका हो सकता है? बेसिकली इनको डेट फंड्स ही रखने पड़ेंगे पोर्टफोलियो में, लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स। इनको मतलब ऐसे फंड्स ही रखने पड़ेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली 3 साल के लिए और कुछ सजेस्ट करना। आप उस कैटेगरी में प्लीज सिमरन। मैं कह रही हूँ कि 3 साल के लिए और कुछ सजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। आई विल सजेस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स रखें, सर्टेनली नॉट इक्विटी फंड्स। ओके, चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। प्रकाश चौधरी राजस्थान से हैं। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी, तब तक एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लौटेंगे तो रिकनेक्ट करेंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। इमरान हमारे साथ बनी अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। प्रकाश चौधरी राजस्थान से हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। सर मैंने मैडम अलग अलग म्यूचुअल फंड में कर रखा है। ICICI में 2,000 रुपए, कोटेक फोकस इक्विटी में 2,000, कोटेक म्यूचुअल फंड में 2,000, कोटेक टेक्नोलॉजी फंड में 2,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप में 2,000, मोतीलाल का स्मॉल कैप में 2,000, मिराय एसेट मिड कैप में 2,000 और महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप में 2,000। ओके, 9 फंड्स है टोटल आपके पास? हाँ मैडम। 2,000 ईच आप डाल रहे हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं मैडम 15 साल में मैं 1 करोड़ का पर्पज है मेरा। ओके, तो इसमें मैं कुछ फिलहाल कितनी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू? 6 लाख रुपए के करीब है मैडम मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू। ओके, तो 15 साल लेके चल लेते हैं। 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है, 6 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 18,000 की SIP, 9 फंड है टोटल, 2,000 ईच डाल रहे हैं ये हर फंड में। फंड्स के नाम इन्होंने बताया। इमरान बताइए क्या सजेशन? तो सबसे पहले तो 1 करोड़ की वैल्यू आफ्टर 15 ईयर्स 2.3 करोड़, जिसके लिए आपको करीब 40,000 महीने के डालने पड़ेंगे, अज्यूमिंग 12% रिटर्न। एंड ऑफ कोर्स हमने इनटू अकाउंट लिया है जो आपका ऑलरेडी 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है।
अब अगर आप हम फंड्स में देखते हैं तो बहुत अगेन कॉन्सेंट्रेटेड इन 2-3 फंड हाउसेस एंड बहुत ज्यादा ओवरलैप है। मतलब आपका बिटवीन आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप एंड कोटक फोकस में 48% ओवरलैप है। Between Kotak Focused and Kotak Multicap, there is 22% overlap. And between Mirae and Motilal Midcap, there is 20% overlap. तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ओवरलैप है। अगेन आई डू नॉट रेकमेंड सेक्टर फंड, जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी फंड है, आपको इतना कॉन्सेंट्रेटेड फंड लेने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि एक मल्टी कैप फंड रखिए। तो जो ये आईसीआईसीआई ब्लू चिप और ये जो कोटक फोकस इक्विटी है, इसमें ज्यादा लार्ज कैप का फोकस है। आई विल सजेस्ट यू मूव इट टू मल्टी कैप, क्योंकि मल्टी कैप में आपको बेसिकली लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बस लार्ज कैप का एक्सपोजर चाहिए, तो जो कोटक फोकस एंड कोटक मल्टी कैप है वो आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप में डाल दीजिए। नाउ सेकंड, जो कोटक टेक्नोलॉजी एंड मोतीलाल मिड कैप है वो आप मेरे मिड कैप में मूव कर दीजिए। एंड जो स्मॉल कैप स्पेस में आपके पास महिंद्रा मनु स्मॉल कैप है एंड डीएसपी स्मॉल कैप, सो अगेन आई विल सजेस्ट कि यू एग्जिट महिंद्रा मनु लाइफ स्मॉल कैप एंड इन्वेस्ट इन डीएसपी स्मॉल कैप। सो इस तरह से क्या होगा ना, आपका पोर्टफोलियो 9 फंड से 3-4 फंड हो जाएगा, जो बिल्कुल काफी है। इससे ज्यादा एंड ज्यादातर मैं देख रही हूँ कि जो व्यूअर्स कॉल कर रहे हैं उनके पास सब 8, 9, 10 फंड्स हैं। ऑनेस्टली इतनी फंड्स की आपको जरूरत नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप सही फंड में एसआईपी कर रहे हैं, नॉट कि किसी भी फंड में हम एसआईपी कर रहे हैं। तो मृन, यानी इनके पास 4 फंड्स इनके पास रहेंगे तो काफी होगा, जिसमें आपने बताया मेरे एसेट मिड कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप और एक आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप। ये 4 फंड्स रखें और इक्वल अमाउंट डिवाइड कर लें 18,000 का इन ईच फंड। यस। अच्छा, दूसरा ये कि अगर इन्होंने इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अपना टारगेट डिसाइड किया है 1 करोड़ का, तो उस स्थिति में कितने एसआईपी एलोकेशन काफी होगा? करीब 40,000 महीने का। नहीं, 40,000 महीने का आपने तब बताया जब 2.5 करोड़ का लक्ष्य इनको हासिल करना होगा आफ्टर 15 ईयर्स। हाँ। अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान, अगर इन्होंने इन्फ्लेशन काउंट करके 1 करोड़ का टारगेट रखा है तो तो इससे तो ऑफ कोर्स बहुत कम हो जाएगा, मतलब करीब 20,000-25,000 हो जाएगा। बट ऑनेस्टली आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज्यादा ही लेके चलें टारगेट। ठीक है। तो अगर आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा है ये पोर्टफोलियो, तो आपका एसआईपी अमाउंट काफी होगा। अगर नहीं रखा है तो एसआईपी एलोकेशन बढ़ाइए, जैसे मृन ने बताया। और आपका पोर्टफोलियो 9 फंड्स की जरूरत नहीं है, 4 फंड्स ही काफी है। कौन से फंड्स है अभी भी मेंशन किए गए। मुकेश से बात करते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। मुकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मुकेश सवाल पूछिए प्लीज। चलिए सवाल ले लेते हैं। इनका 10,000 की एसआईपी चल रही है, 38 साल इनकी उम्र है, 2.5 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। 5 फंड्स है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, महिंद्रा मनु लाइफ मिड कैप और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप 2,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। बताइए सजेशंस। तो वही है, जैसे वो प्रीवियस केस में 1 करोड़ वाज बिकमिंग 2.3 करोड़, वैसे ही 2 करोड़ का टारगेट 20 साल के बाद करीब 6.5 करोड़ हो जाएगा। और इसके लिए करीब इनको 65,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना है। तो अगेन वाइल इनके पास फंड्स कम है, बट अगेन वही ओवरलैप की बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर हम देखते हैं, देयर इज अ 37% ओवरलैप बिटवीन मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड जेएम फ्लेक्सी कैप, राइट। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि दूसरे फंड्स ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप वगैरह सब ठीक है। बस ये जो 2 फंड हैं, आई विल एक्चुअली सजेस्ट, आई प्रिफर मोतीलाल लार्ज कैप ओवर महिंद्रा, ओवर जेएम फ्लेक्सी कैप। आई प्रिफर मोतीलाल लार्ज कैप। सो आई विल सजेस्ट कि जेएम फ्लेक्सी कैप में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप एग्जिट करके आप मोतीलाल लार्ज कैप में डाल दीजिए। ओके, चलिए ये रही आपके लिए सलाह। आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए फटाफट से पूछ लेते हैं मृन का टॉप 4 फंड्स। मृन बताइए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे मिड कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये रहे मृन के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर, आप इन्हें नोट कर लीजिए अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं।
थैंक यू मुरिन, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ यौमनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।